हेलो फ्रेंड। तो फिर से हम लोग आ गए हैं। अभी तक हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, फिर मैंने उसके बाद वेक्टर कंप्लीट किया, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स थोड़े से बताए मैंने। उसके बाद हम लोगों ने फिर प्रोजेक्ट टाइप को ख़त्म किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी 12th के बहुत सारे चैप्टर्स चल रहे हैं, लेकिन 11th के चैप्टर्स को भी चलाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हैं यहाँ पे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से उन सारी चीज़ों को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट है प्यार मोहब्बत से। तो प्यार मोहब्बत एक बहुत हसीन चीज़ होती है, अगर करके देखोगे तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी। किससे? फिजिक्स से। बाकी हम दूसरी चीज़ से प्यार करने की बात नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ दूसरा सोचा। तो हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, यानी कि कहने का मतलब ये चैप्टर की मीनिंग ये है कि न्यूटन के जितनी भी थ्योरम कॉन्सेप्ट्स हैं मोशन के लिए, उन सब सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, बचपन में आपने 3 चीज़ें पढ़ी होगी। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ा होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के इक्वेशंस आपने बचपन में पढ़े हैं। तो इनके बाद भी अपने पास 3 इक्वेशन आपने पढ़ा है कि देसी लैंग्वेज में मैं बताता हूँ इस बॉल को लेकर, कि बॉल का एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूँ कि अगर ये बॉल अपनी किसी एक सिचुएशन में बनी हुई है, क्या की हुई है, देखिए ध्यान से, कि ये बॉल एक अपनी, जैसे कि मान लीजिए कि पहले इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, अब यहाँ पे ये है, तो ये बॉल इसी कंडीशन में बना रहना चाहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, ये इसी कंडीशन में क्या रहता है, बना रहना चाहता है, और ये सोचता है कि इसकी पोजीशन या फिर इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है या फिर कोई भी पोजीशन, वो उसकी वही पोजीशन बनी रहे। ये ऑब्जेक्ट की चाहत होती है, जैसे आपकी चाहत होती है उसी तरह इसकी चाहत है कि ये क्या करे, ये अपनी पोजीशन को, पहले की पोजीशन जो भी रहती है उसको क्या किए, मेंटेन करके रखे। ऐसी इसकी क्या है, ऐसी इसके विश है। सेकंड, यानी कि अब सेकंड का थोड़ा सा चेंज है। सेकंड में यही ऑब्जेक्ट अपनी उस पोजीशन को तब तक मेंटेन करना चाहेगी, तब तक मेंटेन करना चाहेगी कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स, जैसे ये बाहर, ये इधर ऐसे रुका हुआ है यहाँ पे, तो मैं बाहर से फोर्स इस तरह लाऊं और इसको धक्का मार के गिरा दूं या फिर धक्का मार के आगे कर दूं, ऐसे तब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहेगी। ये है न्यूटन का सेकेंड रूल। दिस इज द न्यूटन सेकेंड रूल है अपने पास। और यानी कि कहने का मतलब कि रुका हुआ बॉल का ही सिर्फ नहीं माना जाएगा, यानी कि आप ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई बॉल है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, अब वो उस वेलोसिटी से चलना, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये बॉल भी मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये पहला वाला क्या है कि वो 2 मीटर पर सेकंड से चलना चाहेगा। लेकिन दूसरा वाला क्या है कि ये अपनी सिचुएशन या फिर पोजीशन या फिर जो भी है, इसका फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी इसका ये है, ऐसे करके उसमें तब तक वो चेंज नहीं चाहेगा कि जब तक कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हम उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दें या फिर उसके मोशन को चेंज कर दे। कांस्टेंट मोशन है तो उसको एक्सेलरेटिव बना दे वाया है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। इसको बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ से हम लोग जानते हैं कि देखो, न्यूटन थर्ड लॉ अपने पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिनको थोड़ा सा स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक कहां पे करते हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स के सिली मिस्टेक के पॉइंट्स ये हैं कि वो लोग कहते हैं कि एक्शन रिएक्शन है ना, न्यूटन बाबा का नियम है कि एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई नहीं, इसमें भी कंडीशन, ये कंडीशन इसमें क्या है कि उस कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशंस आपके लिए क्या कहती हैं। कंडीशंस ये कहती है कि बार बार मैं ये कहता हूं कि ये तब तक फुलफिल नहीं है कि ये अधूरी डेफिनेशन न्यूटन थर्ड लॉ की या फिर अधूरा कॉन्सेप्ट है, ये तब तक नहीं होगा कि जब तक कि दो बॉडी, मैं न्यूटन लॉ के अंदर तक ही अंदर तक ही ये बात बता रहा हूं कि ये तब तक नहीं होगा कि जब तक कि बॉडी जो
एक दूसरे से कोलिजन कर रही है, या फिर ये बॉल है, बॉल के बीच में, या बोर्ड है, बोर्ड के बीच में मार्कर है, बॉडी के मटेरियल जब तक कैसे ना हो सेम, तब तक इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहे आपके न्यूटन के 3 मोशन के इक्वेशंस, और इसी के थ्रू हम लोग आगे चीजें पढ़ने वाले हैं। हम लोग इससे F = मास इनटू एक्सेलरेशन को भी देखने वाले हैं। इसको ये कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं फोर्स। तो हम उस तरह भी देखेंगे, लेकिन वैसे तो बहुत जगह ऐसा दिखाया जाता है कि फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ इस तरह ऐड किया जाता है। तो हमने ऐसे ही कहा कि पहला वाला इक्वेशन जो हमने बोला कि मान लीजिए किसी बॉडी के पास वेलोसिटी v है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो पहली कंडीशन, और ये बॉडी इसी v वेलोसिटी से मूव करना चाहेगी हमेशा के लिए, लेकिन इसकी सिचुएशन या फिर इसकी पोजीशन जो भी है, ये v से चल रहा है, रुक जाए और तेज चलने लगे, धीरे चलने लगे, कुछ भी हो सकता है ना, सिचुएशन चेंज अगर होती, तब तक ये चेंज नहीं होगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो हमने कहा कि इसमें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया, तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को हमने सपोर्ट कर दिया। तो हमने कहा कि ठीक है, यानी कि पहले इसका मोमेंटम जो था वो क्या था, P था, अपने पास P था। तो P हमने मोमेंटम इसका mv लिखा था। एक्चुअली ये डेरिवेशन वैलिड तो नहीं है, वैलिड मतलब कि यहां पे मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास में हम लोग मोमेंटम की कहानी को समझते हैं, बट आप लोग जानते हो मोमेंटम हमने पढ़ रखा है, सो दैट्स व्हाई हमने यहां पे बताना अच्छा समझा आपको। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो P = mv है, हाँ भाई ठीक है, P = mv। ओके, तो P = mv, तो हमने कहा कि अब ये क्या mv ही है, नहीं अभी mv नहीं है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम = फोर्स होता है, यानी कि dt/dt, p की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, p की वैल्यू क्या रख देंगे, mv, है ना, mv। तो ये मतलब कि ऐसे हम बात कर रहे हैं कि dp/dt = फोर्स होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसलिए क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है, और हम लोग यहां से देख सकते हैं मैथमेटिकली इसको कि m dv/dt = फोर्स आ रहा है, और ये हमने कैनेमेटिक्स में पढ़ रखा है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन = फोर्स आता है। यहां से आता है ये सेकेंड वाला इक्वेशन न्यूटन का, F = मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना पड़ेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। तो बड़ा ही मजा आने वाला है बच्चों। और अब हम लोग इस चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम्स की तरफ जाएंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम्स को कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, नहीं मिटाते नहीं, छोड़िए उसको। आइए अब हमने 3 इक्वेशंस को समझा कि न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस नहीं, 3 इक्वेशंस न्यूटन मोशन के, तो आप जानते हो इक्वेशन के 3 मोशन, हमने वो समझा, वो हमने एक बार रिवाइज किया उसको। हमने न्यूटन्स के जो भी लॉ ऑफ मोशन है 3, उनको समझा, और हमने इसमें दूसरे को डिराइव किया। और अब हम लोग देखेंगे कि FPD, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जो मास m है जिसका, ठीक है, मास तो आप जानते हो, ठीक है, वेट चेंज होता है, मास सेम रहता है हर टाइम पे। अब ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ ये सेंटर से यहां पे इसका mg फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो हमने कहा कि न्यूटन के तीसरे इक्वेशन को भी अप्लाई करना पड़ेगा ईच एंड एवरी, लेकिन हम लोग ऐसा देखो, हम तुमको बता देते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर एक फ्रिक्टिशियस चैप्टर। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक बॉल को लेकर रोल कर दिया जाए और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि सरफेस क्या है, स्मूथ। तो इन द केस ऑफ ए स्मूथ सरफेस अ मोशन कैन एग्जिस्ट, कि एक मोशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अपना फ्रिक्शन के ऊपर। जैसे कि इस मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है, इस मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये पकड़ना भी पॉसिबल कैसे है, फ्रिक्शन की वजह से। मेरे हाथ की उंगलियों और इन मार्कर्स के बीच में क्या लग रहा है,
फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे mg को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से होल्डिंग इज पॉसिबल फॉर दी मार्कर वाया माई हेल्थ, वाया हैंड, है ना, हाथ के थ्रू वो पकड़ा जा रहा है ऐसे। यानी कि खाना भी खाने के लिए आपको चावल दाल मिक्स करके उसको उठाना पड़ेगा, तो वो हाथ में तभी उठेगा कि जब तक कि हमारे पास फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन वो चाहे जैसा हो सकता है कि अब जैसे कि दाल और हाथ में हम लोग उठाना चाहते हैं तो कुछ दाल तो आती है, लेकिन वो कैसे आती है, ऐसे कहने का मतलब ये क्योंकि वो लिक्विड हो गई तो उसमें विस्कोसिटी लग सकती है, क्योंकि विस्कोसिटी आपको पता है कि लिक्विड सरफेस के बीच में और लिक्विड सॉलिड सरफेस के बीच में विस्कोसिटी लगती है अपने पास। तो हम लोग इसमें ही आगे और चीजें देखेंगे कि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सारा का सारा सरफेस स्मूथ लेट करके चलते हैं। ऐसा मानते हैं कि सब सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, यानी कि स्मूथ, लेकिन इस पर भी मोशन हम लोग करवाते हैं। तो 156 चैप्टर इमेजिनेशन है, आइडियल है। आइडियल मतलब कि जैसे आपकी केमिस्ट्री में केटीजी पढ़ते हो, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, उसमें भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में जितने भी उसके पढ़ते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। डोंट वरी, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हम लोग उसको पढ़ते हैं क्योंकि हमको वहीं से सोचने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जिससे हमें सोचने की शक्ति हमको मिलती है। तो आगे धीरे धीरे हम लोग और चीजें को डिफिकल्ट करते हैं, चीजों को डिफरेंट स्टेज पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमको ऐसा समझ में आता है। जैसे मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल से क्या है कि भाई पीरियोडिक टेबल सक्सेस तो नहीं हुई, लेकिन मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल एक हमको माना जाए तो हमारे लिए फाउंडेशन है। वो उसने ऐसा सोचने का तरीका हमको बताया, उन तरीकों में थोड़ा सा सुधार कर लिया, दैट्स इट। और कुछ बातें इसमें नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूं मेंडलिव की पीरियोडिक टेबल इज बेस्ट, है ना। तो आइए, सोचने का तरीका वैसे यहां से भी सोचने का, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसा कि सर सरफेस तो स्मूथ है फिर भी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि भाई सरफेस स्मूथ है तो विदाउट फ्रिक्शन कुछ चल सकता है क्या। जैसे हम बहुत सारी चीजें फ्रिक्शन में भी डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। अभी हम लोग देखते हैं एफबीडी। एफबीडी देखते हैं कि एफबीडी कैसे बनाया जाता है। एफबीडी, ठीक है, क्या एफबीडी कैसे बनाया जाता है। एफबीडी मतलब मोस्टली तो ऐसा होता है कि इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते हैं, इंटरनल फोर्सेस को, एक्सटर्नल फोर्सेस को एफबीडी में शो किया जाता है। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो मतलब कि उस बॉडी के ऊपर या फिर उस बॉडी के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उनको नहीं शो करते, लेकिन बहुत जगह शो किया जाता है क्योंकि उसमें एक एमजी फोर्स 95% केस में एमजी फोर्स आता है, तो उसको हम लोगों को शो कर देते हैं, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एफबीडी मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करिए और फिर फोर्स लिखिए उसके ऊपर। तो बॉडी को हमने क्या किया, हवा में ले लिया, बॉडी को फ्री किया, बॉडी डायग्राम। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, लेकिन ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा था, तो इसलिए हमको इस फोर्स को नहीं दिखाना चाहिए टेक्निकली। तो और ऊपर एक फोर्स, उसके बदले में न्यूटन का थर्ड इक्वेशन जो मैंने थर्ड मोशन का लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड रूल मैंने बताया था, वो थर्ड रूल ये है कि वो n इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पेयर्स, है ना, एक्स एंड रिएक्शन पेयर्स जो होते हैं, ये अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम आया। इसको n हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है नॉर्मल फोर्स। क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स होता है अपने पास। इसको बहुत लोग रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। और इसको बहुत लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से डिनोट करते हैं रिएक्शन फोर्स को। आते हैं आगे थोड़े से। अब हम लोग इसी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मैंने फोर्स का जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो मैंने पहले ही कर दिया, क्योंकि बाद में हमको करना ही पड़ता, क्योंकि कहीं पे यूज आता, तो मैं यूज करने से पहले हेजिटेशन फील करता, तो सो मैंने पहले ही इसको बता दिया। मैंने अपने स्टाइल में बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आपने मोमेंटम को पढ़ रखा है। मोमेंटम कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको क्या है, पता है।
चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत अच्छे अच्छे फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, है ना। कनेक्टिविटी के भी देख लेंगे हम लोग। ऐसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक है एम, मान लीजिए कि कनेक्टिविटी, चलिए भी टेंशन का नहीं बताते हैं, दूसरे का बताते हैं। ऐसे करके ये ब्लॉक है जो है दूसरे ब्लॉक के ऊपर है, ऐसे एक दूसरा ब्लॉक है, ये M1 है, ये M2 है आपके पास, और ये एक ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पर। आप बताइए कि भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम इसका आ जाएगा ये M1 वाले का, M1 के ऊपर, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री कर दीजिए, M1 नीचे M1G लगा रहा होगा, बदले में इसको N1 मिल रहा होगा, है ना। वो कौन दे रहे हैं? वो M2 का ऊपर वाला सरफेस इसको दे रहा है। दिस इज ऑल अबाउट दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 ब्लॉक। ये M2 है, नीचे M2G लग रहा होगा और बदले में N2 मिल रहा होगा, एक फोर्स और मिल रहा होगा। जो N1 फोर्स ये लगाएगा तो इसके सरफेस के थ्रू जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स को भी हमको दिखाना होगा, यानी कि उसको भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे इस तरह, क्या, N1 करके, ठीक है। तो ये फोर्स भी अपने ऊपर, ये यानी कि इन दोनों सरफेस के ऊपर। हाँ, अब नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब ही यही है कि वो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के थ्रू तो आता है, मतलब रिएक्शन पेयर के थ्रू आता है, लेकिन अब नॉर्मल हमने मीनिंग मतलब कि उसका नाम दिया, तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल से कुछ समझना है आपको कि वो फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी, यानी कि बॉडी के परपेंडिकुलर लगना चाहिए, सरफेस के थ्रू बॉडी के ऊपर वो फोर्स रिएक्शन फोर्स लग रहा है, और वो कैसा होना चाहिए? बॉडी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ही माना जाएगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। ऐसे और भी क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग इसके। ऐसे करके हमने कहा कि एक बॉल को इसमें घुसा दिया हमने, ठीक है, इस बॉल को हमने घुसा दिया, ये थीटा एंगल है ऐसे। अब हमको बताइए कि इसमें कितना फोर्स होगा। हमने कहा कि चल भाई ठीक है, यहाँ पे ये लग गया mg, मान लीजिए इसका मास कितना है, मास m है, तो ये लग जाएगा mg, ठीक। तो ये बदले में इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 दे देगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये देखिए, अब यहाँ पे आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि बॉडी के परपेंडिकुलर की बात ये है, यानी कि सरफेस के थ्रू जो N2 फोर्स लगने वाला है वो इधर लगने वाला है। एक्चुअली मैंने ये जो बनाया हुआ है ये एक्स ऐसे रहना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, सर्कल ढंग से नहीं, अंडा बन गया है, तो अंडे की वजह से वो वहां पे नहीं आ पा रहा है ना, तो ऐसे आएगा, ये N2 की तरफ फोर्स है। तो ये आपका क्या है, इसको ही हम लोग W भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, W वेट, इस तरह हम लोग वेट भी इसको देखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, वेट। तो mg है अपने पास आ गया, यानी कि स्प्रिंग मशीन पे या फिर हम लोग कहीं पे भी अपना वजन करते हैं किसी चीज का, तो वो क्या बताता है, वो mg को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। हमने, चलिए तो इसको बाहर निकाल लीजिए आप, छोटा सा इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, है ना। अभी देखिए एकदम एग्जैक्ट बनाते हैं, ये N2 आ जाएगा और यहाँ से ये N1 हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में ये W हो जाएगा। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को, कि मान लीजिए कि ऐसे है, एक ब्लॉक ऐसे है और दूसरा ब्लॉक ऐसे है, दूसरा ब्लॉक ऐसे है, मान लीजिए। अब ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, तो M1 का देखते हैं, ये M1 हो गया, यहाँ से सेंटर, नीचे mg, तो इस सरफेस के थ्रू इधर नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगेगा, तो उसको बोल देंगे N1। देखिए सेंटर से पास कर रहा है फोर्स, तो ये फोर्स यहाँ से भी लगा हुआ है, तो एक N2 फोर्स इसके इधर आएगा, है ना, यहाँ से इस तरह क्रॉस करेगा, और एक फोर्स इन दोनों के बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स, सारे कांटेक्ट फोर्सेस से आपको रिएक्शन फोर्स दिखाने हैं, तो वो फोर्स भी आप दिखाओगे, यानी कि ऐसे, ये ऐसे करके, तो एक फोर्स ऐसे आ जाएगा, ये N2 हो गया, तो ये N3। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बॉल। अब M2 बॉल का देख लेते हैं, किसका, M2 बॉल का, नीचे M2G लग जाएगा, बदले में ये N2 N1 N2 N3, ये N3 ले लेते हैं, और फिर ये दोनों के बीच में जो फोर्स है, क्या यही
इसके इसके थ्रू इसके ऊपर अगर N2 फोर्स दिया जा रहा है तो क्या वही फोर्स इस बॉडी के लिए भी मिलेगा जो इसके इसके इसका नॉर्मल होगा या फिर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो वो ऐसे आ जाएगा, है ना, N2। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक का ये आ जाएगा। तो इस तरह आपको देखना है, बस नॉर्मल आपको कांटेक्ट फोर्स को देखना है। मोस्टली कांटेक्ट फोर्स का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, हाँ। तो कांटेक्ट फोर्सेस जैसे अभी रस्सी आएगा, टेंशन आएगा, तो उसका भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इस वाले वीडियो में हम लोग मोस्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, है ना। आइए आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पास, क्वेश्चन का भंडारण है। जी भर के हमको देखना आके करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो। आइए आगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि वहां तक हम लोग कहां तक जाते हैं, आते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको रस्सी के बारे में आइडिया देते हैं। रस्सी जो अपनी होती है, जैसे एक और फेमस एग्जांपल है आपके पास, एक फेमस एग्जांपल है, वो भी देख लीजिए। ऐसे करके ऐसे है, मान लीजिए कि एक बॉल मैंने ऐसे रखा है, दूसरा बॉल मैंने ऐसे रखा है, ठीक है, दूसरा बॉल मैंने ऐसे रखा है ये। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, यहां से इसे नीचे mg, ठीक है, सेंटर एक्चुअली इधर होना चाहिए, ठीक, mg नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ n1, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर ऐसे n2, दूसरा फोर्स इन दोनों के बीच में, तो इसके ऊपर इस वाली पहले वाले m1, ये m2 है, ठीक है। तो m2 का अलग से बना लेते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ m2g लग जाएगा, ठीक है। इस वाले सरफेस से इसको इधर की तरफ n4 फोर्स लगा दिया हमने, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने n4 ने तक n1 n2 n3 n4 करेक्ट है, ठीक है। तो इस वाले सरफेस से यानी कि ये सेंटर से पास करना चाहिए, ऐसा आप बनाओ हमेशा, सेंटर से पास करें, ठीक है। जरूरी नहीं है ये ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही बनाते हैं, रुकिए, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, थोड़ा सा जानते हो ना आर्ट अपना, तो मास्टर है एकदम। तो ये वाला ये पोजीशन है, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे सीधा जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सीधा गया और ये अपना ऐसे गया, तो ये आ जाएगा अपना n3 और ये आ जाएगा n4 और नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा m2g। अब ये m1 का हम लोग बना लेते हैं, m1 का नीचे ये टच में है, तो m1g बदले में इसको रिएक्शन फोर्स n1, यहां से रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा n2 और यहां से भी रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा, यहां से इस डायरेक्शन में, है ना। क्या हो जाएगा ये यार, ये पास होना चाहिए सेंटर से, हाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा n3। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द m1 ब्लॉक, m1 ब्लॉक है। तो इस तरह फ्री बॉडी डायग्राम्स आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, नॉर्मल फोर्स ही मेन चैलेंजिंग होता है, उसी को दिखाना होता है, तो उसको ही आपको क्या करना है, उस बॉडी के ऊपर अगर दिखा रहे हो तो बॉडी के परपेंडिकुलर आपको लेके जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। कोई भी जादू नहीं है इसमें, कोई भी खास बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं, इसमें कंडीशंस और भी बहुत सारी हैं। हमने कहा कि टेंशन, रस्सी के बीच में रस्सी के बीच में ब्लॉक, है ना,
रस्सी के बीच में रस्सी है, ये तो नहीं बेटा, लेकिन रस्सी के बीच में ब्लॉक बैठ गया, ये M1, ये M2, ये M3, ठीक है। ये तीनों ब्लॉक एक सरफेस पे रखे हुए हैं जो कैसा है, स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ है। अब मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो रस्सी मतलब कि रोप, अच्छा रोप। तो रस्सी में हम लोग अक्सर देखते हैं तनाव को देखते हैं, टेंशन को देखते हैं कि टेंशन उसमें कितना है, स्ट्रेस वाला टेंशन नहीं, उस रस्सी में कितना फोर्स, मतलब कि वो कितनी टाइट है, जितना ज्यादा टाइट उतना ज्यादा टेंशन, मतलब उतना ज्यादा उस रस्सी के पास फोर्स। चलिए भाई ठीक है, आगे देखते हैं सर। कि हमने कहा कि एक सिमिलर टाइप, इसलिए दो रस्सी ली मैंने। एक रस्सी मतलब कि एक रस्सी है, क्या है, एक रस्सी है अपने पास, रस्सी तो एक टेंशन है, एक टेंशन है, यानी कि रस्सी चेंज, टेंशन चेंज। ये रस्सी दूसरी हो गई तो इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T1। रस्सी चेंज, टेंशन चेंज, रस्सी चेंज, टेंशन चेंज, ये कहानी होनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि टेंशन की डायरेक्शन किधर है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उस मेन इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इधर आइए देखिए ध्यान से। हमने कहा चलो भाई ठीक है, तो हमने कहा कि ये ब्लॉक है, इसमें ये रस्सी लगी है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अभी मैंने बनाया, यानी कि बॉडी को फ्री करके सरफेस से हटा के मैंने उसको स्पेस में ऐसे हवा में रख दिया। चल भाई बताया, यानी कि ये बॉडी का फ्री बॉडी है, अभी फोर्स अभी लिखना बाकी है। तो हमने कहा कि इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा N1, लिख देते हैं इसको। अब इस रस्सी में हमने टेंशन T1 लिया हुआ है, T1, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सर, ये बताइए आप, मेन चीज बाकी छोड़। तो मैंने कहा कि देख भाई, आपको क्या करना है, कि रस्सी को काटना है, कैंची से पकड़, कच, यहां से क्या किया, कच कच, कटा। कटने के बाद जो कटी हुई डायरेक्शन का मुंह है ना, मुंह मतलब जैसे अब ये उंगली है मेरी, इधर से इसको मैंने काट दिया, टक, तो इसका कटा हुआ डायरेक्शन किधर की तरफ है, उधर की तरफ, तो टेंशन उधर की तरफ दिखा, पहला। दूसरा ये है कि आपको क्या बताना है, या फिर बॉडी से दूर ऑलवेज दिखाइए, सबसे अच्छा, बॉडी से दूर टेंशन खत्म। यानी कि बॉडी से दूर, या फिर रस्सी को हमने इससे कैंची से, यहाँ एक कैंची से और यहाँ की एक कैंची से हमने क्या किया, काट दिया। कैंची से काटा तो ये कटा हुआ एंड इधर की तरफ आएगा, यानी टेंशन की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। ये दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। M2 वाले का नीचे M2G, ऊपर M2, और इधर की तरफ एक रस्सी है, इधर की तरफ एक रस्सी। तो रस्सी अभी हमने दिखाया, अभी हमने टेंशन नहीं दिखाया है हमने अभी। तो हमने क्या कहा था, बॉडी से दूर, तो इस रस्सी के लिए बॉडी से दूर उधर, इस रस्सी के लिए बॉडी से दूर इधर, बॉडी से दूर इधर ही होगा, और ये बॉडी किससे दूर उधर होगा। दोनों रस्सी के लिए अलग अलग डायरेक्शन आ जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों रस्सी दो अलग अलग डायरेक्शन, ये लेफ्ट में राइट में, तो ये इधर की तरफ। और ये रस्सी कौन सी वाली है, T1 वाली, और ये रस्सी T2 वाली। देखिए इसमें कैसे टेंशन में दिखाया। या फिर आपको क्या करना था, इस रस्सी को काटना था, कटा हुआ मुंह उधर की तरफ, कटा हुआ मुंह इसका इधर की तरफ, तो टेंशन इधर की तरफ। अब हम लोग देखेंगे M3 ब्लॉक, नीचे की तरफ M3G और ऊपर की तरफ N3, N2 हो गया, हाँ, और एक रस्सी इसमें इधर की तरफ ऐड है, तो बॉडी से दूर, बॉडी ये बॉडी है, तो इससे दूर मतलब इधर, अगर इधर रहता तो बॉडी से दूर मतलब राइट हो जाता, तो ये बॉडी से दूर आ जाएगा, तो इसमें कितना टेंशन, T2 टेंशन, तो हमने दिखा। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह टेंशन को बताना है। टेंशन मतलब मैंने आपको बताया कैसे,
बॉडी से दूर या तो कर दीजिए फट से, या फिर क्या करिए रस्सी को काटिए, कटे हुए एंड की डायरेक्शन में आपका टेंशन की डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे हम आते हैं। डबल बॉडी का भी बता दिया, टेंशन का भी बता दिया। अब भी हम बताते हैं पुली का। फ्री बॉडी यानी कि एफबीडी ऑफ पुली, यही तो है पूरे चैप्टर में, पुली पुली पुली। हाँ भाई पुली देखते हैं तेरे को, ये ऐसे पुली, ये M1, ये M2 और ये पुली ऐसे लटकी हुई, ये कंडीशन। तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, ये आ जाएगा M1 ब्लॉक। तो नीचे तो सदियों से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, mg लगाते हुए आ रहे हैं, यानी M1g हो जाए। बॉडी को पहले फ्री करके लिखना है। तो रस्सी का जुड़ी हुई होगी, रस्सी को क्या किया, काटा हमने, तो कटा हुआ डायरेक्शन इधर आया, या फिर बॉडी से दूर, तो बॉडी से दूर इधर। तो ये रस्सी T1 टेंशन ले लिया, या फिर T ले लेते हैं, T ले लेते हैं। चलिए आगे। इसी तरह सेम M2 का, नीचे की तरफ M2G, ऊपर बॉडी से दूर या फिर कटे हुए एंड की डायरेक्शन की तरफ, और ये T, रस्सी सेम टेंशन सेम, ऐसा। और ये इसमें क्या ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक इस तरह है। और भी देख लेते हैं हम लोग। ऐसे मान लीजिए अभी सरफेस और पुली का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो कैसे करेंगे, ऐसे। ये चिंदी चीज है, ये मैंने लेकिन इसलिए बहुत मन से करवा रहा हूं क्योंकि ये बनाने आया, तो फिर बाद में क्वेश्चन में मास इनटू एक्सेलरेशन एफ नेट की वैल्यू लिखनी पड़ती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यानी एफ नेट निकला, लिखना जिसको आ गया उसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन लगाना आ गया। ये मान लीजिए M1 है, ये मान लीजिए M2 है, रस्सी एक ही है अपने पास, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये M1 नीचे की तरफ M1G और इधर की तरफ N है ना, सरफेस होगा तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सरफेस से या फिर कांटेक्ट से, यानी कांटेक्ट से या फिर सरफेस से, इन्हीं दोनों चीजों की वजह से आप नॉर्मल फोर्स को दिखा सकते हो, है ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, छोटे छोटे जो है नन्हे मुन्ने, वो M2 ऐसे दो कंफ्यूज कैसे होते हैं, नीचे की तरफ M2G दिखा देते हैं, साथ में टेंशन भी दिखाते हैं, लेकिन साथ में N1 भी N भी लिखना सीख जाते हैं, यानी कि ये वाला फोर्स, ये मतलब ऐसा फोर्स, यानी कि ये वाला जो, लेकिन ये तो क्या है, सरफेस पर है, लेकिन ये कहाँ है, ये हैंग है, ये क्या है, हैंग है। तो हैंगिंग कंडीशन में आपको नॉर्मल फोर्स नहीं दिखाना है, उसके लिए कौन सा फोर्स है, जो हैंग किया हुआ है वो कौन है, टेंशन है। तो बच्चा इसको नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारे एफबीडी हैं, एफबीडी का तो अंत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, बस ड्रॉ करना सीखना है, कैसे ड्रॉ किया जाता है एफबीडी। नहीं तो ड्रॉ करते रहे तो कम से कम 4-5 दिन एफबीडी ड्रॉ करवाएं, है ना। तो एफबीडी हमने सीखा, फोर्स सीखा, इक्वेशंस, मोशन के रूल्स, जो 3 रूल हैं लॉ ऑफ मोशन के, 3 रूल्स को सीखा, उसको डिफाइन किया, बताया कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप उसको समझ चुके होंगे अभी तक। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन होके आने वाली है। चलिए, एफबीडी में ही अगर आपको देखना है तो मैंने ऐसे कहा कि मान लीजिए कि ये है ऐसे, ये इधर जुड़ा हुआ है, इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास m है, इधर एक रस्सी है, ये भी जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये एंगल कैसा है, 45 डिग्री है, और ये अलग रस्सी है, ठीक, ये अलग रस्सी है अपने पास, ये अलग रस्सी है। तो सबका टेंशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स का रिजोल्यूशन करके। तो रिजोल्यूशन मैंने आपको सिखा के रखा है कि कैसे कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्स और वाई एक्सिस में या फिर किसी भी एक्सिस में जो हम लोग फोर्स निकालते हैं वो कैसे निकाला जा सकता है, ये मैंने आपको बता के रखा है, वो आप कर सकते हो। देखते हैं उसको, एक बार चाहिए तो मैं रिवाइज कर देता हूँ।
ये देखिए, ये फोर्स है, मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो जिस एक्सिस के साथ थीटा है उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस का, यानी इधर एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि ये T2 है, ये T1 है, तो आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रेजोल्यूशन करके इक्वल कर देना है आपको, क्योंकि ये कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, कैसे है, इक्विलिब्रियम में है बच्चा ये। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, आ जाते हैं इसमें। तो हमने कहा ये T2 की वैल्यू अगर 30 न्यूटन है और ये 45 डिग्री है तो कैसे होगा, तो हमने कहा कि ये ऐसे आएगा, यानी कि T1 sin 45, यानी कि T1 sin 45 इज इक्वल्स टू T2 यानी 30 के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्या यही वैल्यू ये यानी कि T1 cos 45, T1 cos 45 mg के इक्वल, यानी कि यही तो है, नीचे इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, यानी कि T1 cos 45 इज इक्वल्स टू mg लग रहा होगा, है ना बेटा। तो क्या T1 cos 45 T1 sin 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो सेम होने का मतलब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे, यानी कि उस कितना मास आ जाएगा, 3 kg, कितना आएगा 3 kg, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्योंकि mg इज इक्वल टू व्हाट, 30 मतलब 3 kg, क्योंकि 3 इंटू g, 3 इंटू g यानी कि 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30, तो मास इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 kg आ गया, ठीक है। तो इस तरह रेजोल्यूशन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था तो हमने इसको इस तरह कर लिया, ऐसे करके कहानी हमने इक्वल की। चलो भाई आगे आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे अब रेजोल्यूशन में ही फोर्सेस के अगर देखना है कि ये है कहानी, ऐसे मान लीजिए ये एम की ऐसी कहानी है, तो हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, है ना। इक्वेशंस कैसे बनाया जाता है फिजिकल मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो ये मान लीजिए इसके ऊपर एक फोर्स F1 है जो 10 न्यूटन है ना, और वो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, ठीक है। और एक फोर्स इस तरह लगा हुआ है F2 है जो कितना है 20 न्यूटन है, और वो कितने डिग्री पर लगा हुआ है भाई, वो वर्टिकल से उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, तो बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स इसके ऊपर कितना है। तो रिजोल्यूशन वाले की थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस का कंपोनेंट आएगा, है ना। ये फोर्स है तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर, ये ऐसे है तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, है ना। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि दोनों फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो 30 है, ये भी 30, ये भी 60, है ना, ये भी 60, ये भी 30, क्योंकि 90 टोटल है। तो अपने पास ये 20 इधर की तरफ हम देखेंगे 20 cos 30, है ना। क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव एक्स में है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 10 cos 30 प्लस आई कैप लिख सकते हैं। इसी तरह ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के लिए ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एक फोर्स आ जाएगा 20 sin 30 और जे कैप, और एक फोर्स और आएगा, एक फोर्स ये पहला फोर्स है, दूसरा फोर्स 10 sin 30 जे कैप। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे ऐड, यानी कि 1 + 2 तो इज इक्वल्स टू एफ नेट, है ना, एफ नेट जे डायरेक्शन में आपके पास, है ना, यानी कि वाई डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 30 sin 30 को कॉमन ले लिया तो 1/2 जे कैप, ये वैल्यू आ गई 15 जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस में इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है वो कितना है 15 न्यूटन का फोर्स उसके पास है ना। इसी तरह ये इधर है, ये इधर है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे कोई इधर 5 से खींचे, कोई इधर 10 से खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा, कितने से 5 से। कैसे निकाला एफ नेट कैसे किया कि हमने देखा कि सर अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो हमको कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं, हमने क्या किया डायरेक्ट माइनस कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं इसको, 20 cos 30 एंड 10 cos 30, कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है।
तो 20 माइनस 10 इंटू कॉस 30 है ना, इंटू आई कैप, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू 10 कॉस 30 यानी कि √3/2 आई कैप अपने पास आ रहा है। ये इससे कैंसल हो गया तो वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, 5√3 आई कैप, है ना। तो ये रेजोल्यूशन के ऊपर हमने लिया, यानी कि इसके ऊपर एफनेट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, एफनेट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 5√3 आई कैप प्लस और 15 जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, ध्यान देना आपको। ये सब सारी चीजें मैंने वेक्टर की वीडियो में बहुत अच्छे से समझा के रखा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा रेजोल्यूशन के ऊपर। एक चीज और बन जाता है, हम लोगों ने अगर देखा कि इक्विलिब्रियम की अगर बात कह रहा है ना, क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम की अगर बात कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी या तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इक्वेशन को फॉलो कर रही है या तो नहीं उसी को फॉलो कर रही है, यानी कि एफ नेट की वैल्यू बॉडी के ऊपर क्या है, 0 है। किसी भी कंडीशन में किसी भी डायरेक्शन में कोई भी छोटा सा भी मैग्नीट्यूड बॉडी के ऊपर फोर्स का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इसको हम लोग और वर्क डन में भी देखेंगे मैथमेटिकली कि बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में होती है। चलिए आइए देखते हैं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन होती है। हमको पता है कि इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन कैसे, तो वो चीज हम आपको वर्क डन में सिखाने वाले हैं कि वो इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशंस कैसी होती है ना। मैथमेटिकली उसको हम लोग देखते हैं और पहचानने का भी तरीका मैं उसमें बताता हूं आपको, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, है ना। यानी कि एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर हम लोग सीधी सीधी लैंग्वेज में, ज्यादा कुछ झंझट नहीं, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई, है ना, ये ऐसे करना है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो भाई एक ही काम कर लो ना, क्या क्या एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये चीज हम लोग थोड़ा सा जाके रिजिड बॉडी डायग्राम में, अभी तो हम उस चीज को अगर नहीं बता रहे तो हम उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अगर जरूरी रहता तो मैं बताता जरूर, लेकिन हम लोग इसको जाके रिजिड बॉडी डायग्राम में हम लोग जब हम लोग आरबीडी पढ़ते हैं या फिर हम क्या उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, उसमें हम लोग टॉर्क नेट और एफ नेट की वैल्यू को 0 करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, एफ नेट इनफ है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैंने तो नहीं देखा है कहीं पे भी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फोर्स जहां पे लगाया जाता है वो अगर उस पॉइंट को चेंज करते हैं तो बॉडी की कंडीशन या फिर बॉडी की सिचुएशन विल बी चेंज्ड, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम लोग आरबीडी में देखेंगे या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं रोटेशनल में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे सीधा कि एफ नेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये बॉडी कैसी आएगी, इक्विलिब्रियम में होगी, यानी कि बॉडी के पास इक्विलिब्रियम यानी कि dp/dt की वैल्यू जो होती है वो फोर्स होती है, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। यानी कि बॉडी कहां पर है इस समय, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है ना। आगे देखते हैं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम की कंडीशन का क्या है, यानी कि एफ नेट यानी कि टोटल फोर्स निकाल के उसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ओके, तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, ठीक है। तो ये फोर्स 5 न्यूटन का है, ये फोर्स नहीं, ये फोर्स 20 न्यूटन का है, और ये 2 फोर्सेस हैं, एक 30 पर है एक 60 पर है, और ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। तो नहीं एक काम करते हैं, एक फोर्स को अननोन करते हैं ना तभी ना,
इस फोर्स को हमने क्या कर दिया अननोन कर दिया। ये फोर्स की वैल्यू बताओ कि जिसकी वजह से बॉडी यानी कि ये मास मान लीजिए 1 kg है, ये क्या हो, इज इन इक्विलिब्रियम। हालांकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग इसके ऊपर, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं वो और भी क्लियर, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल, बिंदु सा वो एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम की एक्चुअल में मतलब की बात क्या होती है। हमने कहा कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो मोशन नहीं होना चाहिए, तो F की वैल्यू आपको बतानी है, यानी F नेट निकालना है, यानी क्या करना है, F नेट को 0 करना है। चल भाई, तो यानी इधर 20, तो इधर भी जो फोर्स आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, है ना। सिग्मा Fx सिग्मा Fy चाहिए तो क्या कर लो, एक सिग्मा Fz भी ले लो, है ना, तीनों डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि इधर की तरफ फोर्स x, ये x है, ये y है, x और y में टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, हमने कहा कि 20 इज इक्वल्स टू ये फोर्स का कंपोनेंट 20 cos 30, 20 cos 30 की वैल्यू आ जाएगा √3/2 प्लस एक फोर्स का कंपोनेंट इधर जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, F cos 60 ये आ जाएगा। यानी कि what should be the value of F for which this equal to this, है ना। तो हमने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, बता देते हैं इसको भी। तो 1/2 इधर से हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, काम करते हैं 20 F की वैल्यू ना, हाँ 20 इज इक्वल्स टू 20 √3/2 प्लस F cos 60, F cos 60 मतलब कितना हो गया, फोर्स 1/2, तो ये 1/2 कैंसिल होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे कॉमन लेके, ये कितना आ जाएंगे, ये आ जाएगा 40 माइनस 20 √3, ओके, इज इक्वल्स टू F, ये अपने पास वैल्यू आ रही है। तो क्या ये वैल्यू इतने की इक्वल है, तो ये है 1.7 इंटू 2, ये आ रही है 34, है। तो 40 माइनस 34 कितना होता है, 6, यानी कि F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 न्यूटन आ जाएगी, है ना। जिससे क्या होगा, ये सिग्मा Fx की वैल्यू 0 हो गई है अपने पास, ठीक है। दूसरी बात, अभी एक चीज और बाकी है हमारे पास, इधर की तरफ फोर्स जो आने वाला है वो आएगा F sin 60, एक सेकेंड कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ F sin 60 और इधर की तरफ 20 sin 30, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, तो उसको भी कर लेते हैं। तो सिग्मा Fy की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 sin 30 इज इक्वल्स टू F sin 60 होना चाहिए, ठीक है। तो sin 60 √3/2, sin 30 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई ये 1/2 है, तो डिवाइड बाई √3 इज इक्वल्स टू F, ये न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। अच्छा, अब ये न्यूटन का फोर्स लगा है, यहां से तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास, यानी कि F की एक्चुअल में वैल्यू होनी कितनी चाहिए कि जिसकी वजह से F नेट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। तो सिग्मा Fy तो हमने वो कर दिया, लेकिन यहां से F6 न्यूटन आ रहा है, जिसकी वजह से Fx की वैल्यू क्या आ रही है, अपने पास 6 न्यूटन होके आ रही है। तो वहां से हमारे पास क्या आ रहा है, F सिग्मा Fy को अगर 0 करना है तो इस कंडीशन में ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये वैल्यू इतनी के इक्वल आनी चाहिए, इसके कंडीशन पर जाके ये होने वाला है कि अपने पास ये वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, हमने कहा कि F नेट, सर एक काम बताओ मेरे को कि एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है, और उनका रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलम को और चलाते हैं, कलम का जोर दिखाते हैं सबको, F नेट को 0 करते हैं। क्या उस कंडीशन में कुछ बनता है अपने लिए, कुछ तो बनेगा। पास आके हमको देख लो, हमको करीब। चलिए, हमने कहा कि भाई जो फोर्स आ रहा था अपने पास वो क्या आ रहा था, हमने इधर की तरफ दो फोर्सेस लिए, एक आ रहा था 20 cos 30 प्लस F cos 60 आई कैप माइनस
20 ये आ रहा था, है ना। और प्लस जे कैप में ये भी मैम ऐसे कर लेते हैं, दो जगह नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। और प्लस जे कैप में जो आ रहा था वो क्या आ रहा था 20 sin 30 और f sin 60, है ना। तो 20 sin 30 माइनस f sin 60 ये जे कैप में आ रहा है। तो ये फोर्सेस अपने पास आ रहे हैं, ये हमारे पास एफ नेट है और ये हमारे लिए जीरो होना चाहिए। तो हमने कहा कि यार जीरो कैसे हो सकता है कि एफ की एक वैल्यू आए उस कंडीशन में। तो हमने कहा कि इसका क्या करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर करते हैं। तो ये एफ नेट हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका वो करना पड़ेगा। तो ये 20 cos 30 माइनस 20, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 20 cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये आ जाएगा 10 √3 माइनस 20 प्लस f cos 60, ये f/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस और इसका ये 10 माइनस f√3/2 इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। देखते हैं सिचुएशन क्या है, फिर वो वाला वैल्यू वहां पे रख के देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि चलो भाई इससे भी निकालते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट ही कर लेते हैं। एक्चुअली ये वैल्यू आई थिंक जो वैल्यू आएगी ये आएगी इक्वल टू ये 10√3 है ना, तो 17 माइनस 20 3 आ जाएगी -3, यानी कि इसको इस तरह लिख लेते हैं f/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो चलो छोड़ते हैं, इसी तरह कर लेते हैं 10 माइनस f√3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसका अंडर रूट है, ध्यान देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, ये आ जाएगा f²/4 माइनस प्लस 9 माइनस 2ab मतलब 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3f आ जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल, तो 3f आ जाएगा अपने पास। फिर उसके बाद प्लस f की वैल्यू इधर से, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 प्लस f² इंटू 3 डिवाइड बाई 4 और फिर उसके बाद -2ab करने आएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, ab मतलब 10f√3 यानी कि 10√3f। तो आपको दिख रहा होगा कि f में क्वाड्रेटिक बन रहा है और इक्वल्स टू क्या करना है, 0 करना है। तो बहुत ही पेचीदा टाइप का। तो देखते हैं यहां से क्या आती है वैल्यू, तो ये f आ गया अपने पास भाई साहब, ये क्या आ गया, f आ गया f²। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली f² डिवाइड बाई 4 हर जगह बन रहा है ना, तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। f², बड़ी मेहनत होगी, प्लस 36 माइनस 12f और माइनस 12f सबसे कर देते हैं ना, क्योंकि यही तो है अपने पास 12f और ये प्लस 400 और ये प्लस 3f², ये माइनस 4 से करेंगे तो 40√3f इज इक्वल टू 0। f एक है, ये है 4f² है ना, और ये नहीं ये और ये, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 40√3f, है ना। फिर उसके बाद ये 436 इक्वल्स टू 0। तो यहां से f का ये क्वाड्रेटिक आया इस तरह। तो इस तरह f नेट की वैल्यू दोनों कंडीशन में, वरना क्या हो जाएगा अपने पास, f जो है अपने पास क्या हो जाएगा,
इधर की तरफ इस डायरेक्शन का एक्स का फोर्स करने के लिए 6 न्यूटन आ रहा था, वो वाला फोर्स इक्वल करने के लिए ये 20/√3 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है अपने पास, है। तो ये सिचुएशन होके आ जा रही है। तो अभी क्या, अभी इस वीडियो में एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का मतलब है इक्विलिब्रियम से ही है। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो लेमिस थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। लेमिस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो जैसे मैंने इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि एफ नेट की वैल्यू एफ एक्स सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ जेड, ये सब की वैल्यू क्या कर दीजिए आप 0 कर दीजिए ऐड करके, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, चलिए अब भैया ऐसा है कि अब लेमिस थ्योरम देखना है। लेमिस थ्योरम, अब इन्होंने भी बताया था इक्विलिब्रियम के ऊपर ही कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है और 3 कोप्लेनर फोर्सेस, या फिर आप उसको ऐसे कह दीजिए कि एक ही पॉइंट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये एक बॉडी है, इस तरह इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एक ही पॉइंट से एक बॉडी है, तो इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है ना। तो इनकी पॉइंट्स सबकी इंट्रोडक्शन की पॉइंट या फिर जब जहां से ये लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पॉइंट क्या है, सेम है। तो को पॉइंटर फोर्स ही बोल सकते हैं कि सबकी पॉइंट्स क्या हैं, एक जगह, मतलब कि वहीं से सब लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे फोर्स वहीं से निकल रहे हैं। तो 3 फोर्सेस ऐसे अगर रहे इस कंडीशन में, तो अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करती है तो इन तीनों फोर्सेस में इक्विलिब्रियम में ऐसी बॉडी हो सकती है, या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो कर रही हो तो इनमें क्या रिलेशन होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों का कैसा रिलेशन आएगा कि ये बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि ये एंगल हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, और ये एंगल क्या ले लिया, बीटा ले लिया, और ये एंगल क्या ले लिया, गामा ले लिया। तो 3 लिया हमने, इसको कहा कि चलो इसका एक छोटा सा फोटो बनाते हैं, F1 और ये हो गया F2, ये हो गया F3, F3 F2 और ये हो गया अपने पास अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो इनमें क्या रिलेशंस आएंगे, रिलेशंस डायरेक्ट देख लीजिए आपने, तो ऐसे करके ऐसे आएगा कि ये F1 है तो F1 इसके सामने वाला एंगल, यानी F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 इसके सामने वाला एंगल वो क्या है, बीटा, तो F2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 डिवाइड बाई साइन गामा। ये तीनों इक्वल ऐसी रेशियोज आएंगी, यानी F1 डिवाइड बाई साइन अल्फा, F2 डिवाइड बाई साइन बीटा, F2 डिवाइड बाई साइन गामा। ये अगर इक्वल्स होते हैं देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बाय दिस, मतलब कि अगर ये 3 फोर्सेस, कोई ऐसे 3 फोर्स है, कंडीशन ये इसलिए 3 फोर्स हैं और वो एक बॉडी के ऊपर एक जगह लग रहे हैं, ठीक, 3 डायरेक्शंस में, ठीक है, अब जिनके बीच में एंगल्स अपने को पता है, तो वो उन तीनों फोर्सेस के पास ऐसे रिलेशंस होंगे, यानी कि F1 साइन अल्फा रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा F2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 साइन गामा। ये इस तरह करके कंडीशंस आएंगे। दिस इज लेमिस थ्योरम, इसको आप देख लीजिए। ये भी इक्विलिब्रियम में बताता है कि हम लोग आप देख सकते हैं कि किसी 3 बॉडीज के ऊपर, अब जैसे है कि ये कंडीशन ऐसे दे दिया कि मान लीजिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन से बनता है कि ऐसे करके एक बॉडी है जिसके ऊपर एक F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, एक ऐसे है और एक ऐसे है, 3 ये 180 पे हो गया, मजा नहीं आया। ऐसे करके, ठीक है, तो ये मान लीजिए 6 न्यूटन का फोर्स है, ये अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है ना। तो क्या उन 3 फोर्सेस के बीच में ऐसे 3 फोर्सेस हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, ये ऐसे,
इस डायरेक्शन में, ये ऐसे करके, ऐसे है ना, देखो ये इस तरह करके लगा है, ये ऐसे करके है, ऐसे, ठीक है। तो ये है ऐसे कंडीशन करके, तो इनके बीच में जो एंगल्स आएंगे वो तो आपको दिख रहा है। अगर मैंने एक 30 दे दिया, एक कुछ दे दिया, दूसरा आप पता कर सकते हो। तो हम अगर कहेंगे कि अगर ये कोप्लेनर होगा तो वो कितने के इक्वल आना चाहिए कि ये कोप्लेनर हो सकता है ना। तो हमने मान लीजिए कि इसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू कुछ, मतलब मैं पूछा हूं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर होगी तो ये कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। दो फोर्स मैंने दे दिया, एक मैंने इसके बीच में एंगल 120 अगर दे देता हूं तो 120 प्लस 30 150 हो जाएगा। तो बचा हुआ एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, 180 होता है तो 130 कम है तो 210 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 210 का, है ना। क्योंकि भाई तीनों मिला के वो कितने होने चाहिए, ऑब्वियसली अब तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ऐसे, तो मैंने कंडीशन आपको दिखाई तीनों फोर्सेस की, ये है, तो तीनों में यानी कि इसके ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये गामा हो गया, तो पूरा मिला के तो 360 इक्वल होगा ना। तो पूरा मिला के 360, ये 210 हो गया। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो एफ ये है, तो ये आ जाएगा एफ डिवाइड बाई साइन 30 इज इक्वल्स टू, ये है 6 डिवाइड बाई साइन 210 इज इक्वल्स टू। क्या ये कंडीशन इक्वल्स बन रही है तो ही वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो हो सकती है, अदरवाइज क्या, ये 5 डिवाइड बाई साइन 120, तो क्या 5 डिवाइड बाई साइन 120 की वैल्यू इक्वल है क्या। हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें कंडीशन क्या है कि हम लोग इस फोर्स को भी अननोन ले लेते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए कि बॉडी कैसे है, ये F1 हो जाएगा, ये F2 ले लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू √3/2, तो ये 10/√3 आ जाएगा, यानी कि F1 ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये आ जाएगा 2F1 इज इक्वल्स टू, ये F2 है, तो sin 210 की वैल्यू हमने निकालना आपको सिखाया है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। कैसे निकालते हैं, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, लेकिन 180 प्लस थीटा पे साइन चेंज नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, साइन थीटा ही आता है, लेकिन माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2, यानी 1/2, तो ये माइनस 2F2 इज इक्वल्स टू, ये कितना है, √3/2, यानी कि 10/√3 आ जाएगा। यानी कि ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए अपने पास, है ना। तो F1 की वैल्यू तो हमको समझ में आ रही है, F1 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, डायरेक्ट 5/√3 आ जानी चाहिए, है ना। F2 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, F2 इज इक्वल्स टू, F2 की वैल्यू भी देखो, F2 की वैल्यू कैसे आ रही है, तो F2 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है -5√3 करके, ये आ रही है, लेकिन माइनस में आ रही है, यानी ये बॉडी का जो फोर्स लग रहा है ये ऐसे नहीं, किसी मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। F2 की वैल्यू -5√3 आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब हम लोग कहने जाएंगे कि भाई अब ऐसा कंडीशन बनाओगे तो यानी कि उन दो बॉडीज के बीच में फोर्सेस इतने लगने चाहिए, तो ये पहले ऐसे था, क्या ऐसे हो सकता है कि ये एकदम ऐसे अपोजिट जाए लेकिन एंगल्स चेंज हो जाएंगे ना, इसके बीच में इतना एंगल, इसके बीच में एंगल, इतना एंगल, तो इन दोनों के बीच में एंगल्स चेंज हो जाएंगे, तो नॉट पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि फोर्स अपना कैसे आ गया, माइनस में आ गया। अब हम लोग अगर कहते हैं कि अगर इसकी एंगल को अगर चेंज किया जाता है तो भाई F की कुछ पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह हैं, तो उस कंडीशन में F की वैल्यू ये है। तो ऐसे हम लोग लैमिस थ्योरम को करते हैं कोप्लेनरिटी के लिए, कोप्लेनर फोर्सेस हैं यानी कि को-पॉइंटर फोर्सेस एक ही जगह से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होने की वजह से इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले F1 डिवाइड बाय sin अल्फा इज इक्वल्स टू F2 डिवाइड बाय sin बीटा इज इक्वल्स टू F3 डिवाइड बाय sin गामा, दिस इज द लैमिस थ्योरम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, मजा आने वाला है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना, और हम लोग एकदम एंजॉय करेंगे, है ना, प्यार मोहब्बत से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।